आम तौर पे हम रिकमेंडेड ये है कि 5 साल की उम्र में हर बच्चे का नज़र का मुआयना ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला है तो वो उसी एज में डिटेक्ट हो जाए। क्योंकि उसके बाद हमारे पास 9 साल की उम्र तक टाइम होता है कि अगर कोई नज़र कमज़ोर है तो हम उसे बेहतर कर सकते हैं। कि आंखों में पानी आता है, आंखों में सुर्खी हो जाती है और आंखों में हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो जाती है। ये तीनों अलग अलग अलामात हैं और इनकी तीनों की अलग अलग वजूहात हो सकती हैं। शायद इतना ना इसके बारे में हो, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें हमेशा 2 चीज़ें मना करता हूँ कि जब आपको मसला हो, एक आपने सुरमा नहीं डालना और एक आपने अर्के गुलाब नहीं डालना। देखिए होता क्या है, हमारे घरों में जैसे ही बच्चा कोई छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसकी आंख में सुरमा डालते हैं। अब होता क्या कि हमारे जो बच्चे छोटा जब पैदा होता है ना, हमारी एक आंसू की नाली होती है, आंख के साथ और नाक के साथ उसका कनेक्शन होता है। यानी कि जितने भी हमारे आंख के अंदर आंसू होते हैं वो नाक के अंदर ड्रेन करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखें कोई बंदा रोता है तो उसका नाक बहना शुरू हो जाता है। हाँ, बेसिकली वो आंसू होते हैं जो नाक के अंदर आते हैं और ये मसला। बिल्कुल। ठीक है, अब होता क्या है कि छोटे बच्चे की जो नाली होती है ना, बाज़ का वो सही खुली नहीं होती, वो सही बनी नहीं होती। अभी उसने टाइम लेना होता है थोड़ा पैदाइश के बाद। हमारे लोग क्या कहते हैं, जैसे वो पैदा हुआ उसकी आंख बड़ी करने के लिए उसमें सुरमा डाल दी। जैसे ही वो सुरमा होता है, बाज़ बात वो उसका कीचड़ सा बन के वो उस नाली के अंदर जाके फंस जाता है, वो नाली ब्लॉक हो जाती है और वो मुस्तकिल इन्फेक्शन फिर उसे ले लेके फिरते रहते हैं और वो इन्फेक्शन चलती रहती है। और हम कोशिश हमारी फिर ये होती है कि हम 1 साल तक भी हमें वेट करना पड़ता है कि इसे मेडिसिन पे रखें, ताकि साल के बाद बाज़ बात वो ऑपरेशन के ज़रिए से वो नाली खोलनी पड़ती है। अच्छा, हमारे मुआशरे में ये भी एक बड़ा मसला है, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई भी फीमेल 20, 22, 23 साल की होती है ना, उसकी शादी के लिए जब बात चलती है तो बाकायदा बताया जाता है कि कुड़ी में ऐनक लगी हुई, और ये एक बाकायदा एक नुक्स के तौर पे बयान किया जाता है। हालांकि ऐनक लगना ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई नुक्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। यंग डॉक्टर हैं, मेडिकल से वाबस्ता हैं और आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं, आइज़ के साथ रिलेटेड हैं। मेरे बहुत ही प्यारे और मोहतरम दोस्त डॉक्टर उमर फारूक डार साहब, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और मेडिकल के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बंडल ऑफ थैंक्स, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आज अहम मौज़ूआत पे बात करने का। जी, प्रोग्राम की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब शोबे तो बहुत थे, एक तो ये बताएं कि ये मेडिकल का शोबा क्यों चूज़ किया, और उसके बाद ये आइज़ का जो शोबा है इसमें आने की क्या वजूहत थी, इसके पीछे क्या राज़ो नियाज़ हैं, या वो कौन सी ऐसी बात थी कि जिसने आपको मजबूर किया या ये कहा कि उमर साहब आपने आइज़ की तरफ ही आना है? इस बारे में ना कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, जहाँ तक तो मेडिकल में आने का ताल्लुक है, ठीक है, वो तो चूंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे। अच्छा, और अभी DHO रिटायर हुए हैं। अच्छा, तो बचपन से घर में एक माहौल था कि बंदे का आइडियल होता है उसका फादर, तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, और मेरा ख्याल था कि डॉक्टर बनने के बाद मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं अपने शहर में अपने इलाके में रह सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। तो इस लिहाज से तो मैं मेडिकल में आ गया। अब मेडिकल करने के बाद अब फैसला था कि किस स्पेशलिटी को ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे मल्टी फैक्टर ये चीज़ें थी कि मैंने सोचा कि एक तो हमारे इलाके के अंदर कहीं भी दूर दूर तक कोई आई स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। अच्छा, आई की फैसिलिटी, कोई प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट, कोई प्रॉपर आई का हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। इस वक्त भी हमारे गुजरात में कोई 6-7 तहसील लेवल हॉस्पिटल हैं और उसमें मैं सिर्फ एक ही आई स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, पूरे जिला गुजरात के अंदर। ठीक। और उस वक्त हम जो लाला मूसा के अंदर जो सर्जरीज कर रही हैं, वो पूरे गुजरात के अलावा भी हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट में किसी सरकारी हॉस्पिटल में वो सर्जरीज नहीं हो रही जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो गैप मौजूद था, एक तो इसके लिए मैंने आई को चूज़ किया। दूसरा, मेरा बहुत शुरू से हमारा ताल्लुक था अल हिदमत फाउंडेशन और POB ट्रस्ट है हमारा, एक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट। हम मुख्तलिफ इलाकों में जाके आई कैंप्स करते हैं, लोगों की फ्री सर्जरीज करते हैं। तो मैं उन लोगों को आइडियलाइज करता था कि ये काम मुझे करना चाहिए। इवन कुछ साल पहले जब फ़लस्तीन में हालात ख़राब हुए थे, तो हमारी जो ये तंजीम है, हमने फ़लस्तीन के अंदर जाके वहाँ पे आई कैंप किया था। अच्छा, और अभी भी इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि हालात बेहतर हों तो हम शायद वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकें। और इसके अलावा अफगानिस्तान में, अफ्रीका के अंदर, जहाँ जहाँ भी जो लोग जंग ज़दा माहौल के अंदर, उसके बाद जब वो ख़त्म होता है, हालात बेहतर होते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें आंखों के मसाइल होते हैं, उनके सालों से ऑपरेशन ही नहीं हुए होते। तो हम उस वेलफेयर का काम जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। बड़ा अच्छा, वैसे मुझे पहले नहीं था पता,
आपने बताया, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। पहली तो हम ये दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन का जो आजकल दोबारा इशू हुआ है, अल्लाह ताला बेहतर करे। और आप कोई भी काम करते थे कि अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे तूने 5 मिनट बाद जो काम करना है या दुआ करनी है उसका भी मुझे पता है, तो वो डाल देता है, अल्लाह ताला दिल में बात डालता है और फिर इंसान उस तरह चल जाता है। और अब आ जाए कि रेगुलर कितना अर्सा हो गया है आपने ये प्रैक्टिस करते हुए आइज़ की, इस बारे में कुछ बताइएगा। आइज़ की प्रैक्टिस करते हुए कम से कम मुझे 8 से 9 साल हो गए। ठीक है। मैं पहले हाउस जॉब में मैंने आई की 3 माह की रोटेशन की, उसके बाद मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसके बाद जब मैं 2018 के अंदर मैं आई स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग के अंदर आ गया और तब से लेके अब तक मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर चुका हूँ। लाहौर जनरल हॉस्पिटल और उसके बाद मुगल आई हॉस्पिटल लाहौर में, इसके अलावा अमानत आई हॉस्पिटल लाहौर है, वहाँ मैं सर्जरी करने जाता हूँ। यहाँ गुजरात वापस आने के बाद पंजाब में तहसील हॉस्पिटल है हमारा, मेजर शबीर शरीफ हॉस्पिटल, वहाँ मैंने 1 साल काम किया। अभी THQ लाला मूसा में मैं ड्यूटी करता हूँ 5 दिन। 1 दिन के लिए मैं जो THQ हमारा खारियाँ है वहाँ पे आता हूँ। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, थोड़ा हमारे नाजरीन को पता चल जाए, THQ खारियाँ है इधर कौन से दिन आते हैं और क्या टाइमिंग है आपकी, ताकि जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता हो, वो उस टाइम पे आप को आके चेक करवा लें। जी, अभी तो मैं यहाँ पे हर जुम्मा का दिन आ रहा था और हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास मशीनरी अरेंज हो जाए। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और कुछ प्राइवेट लोगों से मिलकर हमने बहुत सारी मशीनरी जो है वो परचेज की है, कुछ हमने इधर दूसरे हॉस्पिटल से अरेंज करवा के। तो अब हम अभी तो मैं जुम्मे को कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत छोटा होता है, ड्यूटी आवर्स कम होते हैं, तो ज़्यादा मरीज देखना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो जुम्मे रात का दिन है ये रखें ताकि ज़्यादा टाइम हो और ज़्यादा मरीजों को हम एक दिन में देख सकें। इसी बात पे आ जाएंगे, ये क्लिनिक भी बनाया हुआ है और लाला मूसा भी जाते हैं, खारियां भी आते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? साथ फैमिली भी है। देखिए, डॉक्टर तो जितने भी हैं मेरा ख्याल है सब की ना फैमिली लाइफ किसी ना किसी हद तक मुतासर होती है, बच्चे मुतासर होते हैं कि हम अपने पेशेंट को रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते। अब जब पेशेंट आ गया तो उसे देखना ही देखना है, कोई मसला जो भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सुबह के वक्त अब मैं लाला मूसा होता हूँ और शाम के वक्त मैं अपने क्लिनिक पे होता हूँ। दिन में दोपहर में थोड़ा सा टाइम होता है और बस इसके अलावा जो है ना हमारी जो जिंदगी है ना वो एक रोबोट की तरह चलती है, बहुत टफ होती है क्योंकि ज़रूरत भी है। अभी इवन मैं इतना 2 जगह पे काम कर भी रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो हम नहीं देख पाते। अब एक जितनी ह्यूमनली एक कैपेसिटी होती है बंदे की पेशेंट देखने की कि मैं मैक्सिमम 50 मरीज देख लूँगा, आई के इससे ज़्यादा तो नहीं देखे जा सकते एक दिन की OPD में, लेकिन हमारे पास 60, 70, 80 मरीज अगर आ जाते हैं तो हम उन्हें नहीं देख पाते, फिर कुछ अगले दिन आ जाते हैं। इस तरह करके हमारा जो लाइफ बड़ी टफ है। बचपन या जवानी में नज़र का जो कमज़ोर हो जाती है, इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, इस बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। देखें, बचपन में और जवानी में और बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर होने की अलग अलग वजूहात हैं। ये तो एक पूरा एक टॉपिक है। हाँ, टॉपिक ठीक है। बचपन में जैसे छोटे बच्चे हैं, उनकी पैदाइशी तौर पे थोड़ी बहुत नज़र कमज़ोर होती है। बाज़ औक़ात तो कोई बीमारी ऐसी होती है जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ ऐसा होता है कि ऐनक लगाने से वो मसला बेहतर हो सकता है, नज़र बेहतर हो सकती है। इसे अगर प्रॉपर वक्त पे चेक कर लिया जाए, आम तौर पे हम रिकमेंडेड ये है कि 5 साल की उम्र में हर बच्चे का नज़र का मुआयना ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला है तो वो उसी एज में डिटेक्ट हो जाए। क्योंकि उसके बाद हमारे पास 9 साल की उम्र तक टाइम होता है कि अगर कोई नज़र कमज़ोर है तो हम उसे बेहतर कर सकते हैं। अगर एक बच्चा 9 साल से ऊपर हो गया है और उसका ब्रेन जो है वो मेच्योर हो गया है, अब उसकी जो देखने की सलाहियत थी वो डेवलप हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा उसके एज के बाद हम उसे बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए 5 साल में अगर वो चेकअप हो जाए तो हम उसकी नज़र को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए बच्चों में तो इस एज में चेकअप प्रॉपर होना चाहिए एक दफ़ा, ये रिकमेंडेड है, पूरी दुनिया में होता है। उसके बाद थोड़े बड़ी एज में आ जाए तो यंग एज में आमतौर पे ये मसाइल बहुत कम होते हैं। जो 20 साल से 40 साल का अरसा होता है ना, इसमें नज़र आमतौर पे स्टेबल ही रहती है। जिनको ऐनक लगी होती है वो ऐनक लगाते हैं, जिनको कोई डिजीज़ होती है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहती है। अब 40 साल के बाद जब एक इंसान की एज आगे बढ़ती है तो फिर उसे नज़दीक का मसला आना शुरू होता है। इसे हम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में समझ लें कि सफ़ेद मोतिया बनने का आगाज़ हो गया। आगाज़, अच्छा, ठीक है। ये एज का प्रोसेस है, इसने होना ही होना है। ठीक है। उसके बाद 40 साल के बाद जाहिर है हमारे मुआशरे में जो है शुगर की बीमारी बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर। अब ये शुगर ब्लड प्रेशर ये बजाते खुद आंख के पर्दे पे इफेक्ट करती है, ये भी नज़र को कमज़ोर करती है। तो ये चीज़ें एज के साथ साथ फिर बढ़ती जाती हैं। लिहाजा बचपन में और बुढ़ापे में जो नज़र कमज़ोर होने की वजूहात हैं वो अलग अलग है। हमें उसके मुताबिक उसे डायग्नोज करके उसके आगे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये लेंस जो होता है, ये कुछ हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि वो
थोड़ी पेमेंट लेके ऑपरेशन करके डाल देते हैं। कुछ मैंने देखा है कि जो बड़े हॉस्पिटल कह लें या प्राइवेट हॉस्पिटल कह लें, उनमें पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और टाइम भी ये इस तरह। ये क्या इसमें वो ऐसी बातें हैं कि लेंस वो डालते हैं, क्या इसमें क्वालिटी का डिफरेंस होता है या कि कोई और वजूहत होती हैं, या कि वो वही बात है कि जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा या दुकानदारी होगी वो उस पर अच्छी लोकेशन, ग्लासें लगाए हुए हैं, मेंटेनेंस अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, ये इस तरह का ले वो हिसाब है। इसके पीछे क्या बात है कि एक जगह पे भाई मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 5,000 का डर है, दूसरी जगह पे वही लेंथ 10 नंबर का है या 9 का, वो 30-40 का डर है। ये क्या बात है? अच्छा, इस बारे में ना कुछ ये बड़ा आपने हमारे इंटरेस्टिंग सवाल किया है। हाँ। तो ये अक्सर लोगों के जब पेशेंट भी हमारे पास आता है तो हमें पता चल रहा होता है कि उसके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल मौजूद है। ठीक है, वो ना करे, वो टाइम की वजह से ना कर पाए तो अलग बात है, लेकिन सवाल उसके दिमाग में मौजूद होता है। ठीक है। अब बेसिकली इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। देखें, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इस्लामाबाद जाना है, रेंट पे गाड़ी लेनी है, तो मेहरान गाड़ी भी चली जाती है, होंडा सिविक भी चली जाती है। ठीक है ना, गाड़ियां तो सारी ले जाएगी, जिस पे बैठेंगे आपको ले जाएगी। हाईएस भी चली जाती है, ये वही ना, बस भी जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप कौन सी गाड़ी चूज करेंगे, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी चूज करेंगे कि यार मैं ना करोला पे जाऊंगा या सिविक पे जाऊंगा। ठीक है, तो अब गाड़ियां तो सारी थी, तो आपने वो करोला क्यों चूज की या सिविक क्यों चूज की? आपने देखा कि क्वालिटी ऑफ जो ट्रैवल है उसका फर्क आ गया। बिल्कुल। ठीक है, यही चीजें हमारे आंख की सर्जरी में भी होती हैं। अच्छा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑपरेशन और लिया लेंस के सस्ता और महंगा होने के। मसलन एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको चैरिटी के पैसे आ रहे हैं, वहाँ पे वो आवाम से कम चार्ज देते हैं, वो कम पैसों में कर देंगे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो उसके जाती पैसे लगे हैं, वो चार्ज ज्यादा करेंगे। बड़ी गहरी बात की है, वो चार्ज ज्यादा करेंगे। बंदे वाकई बहुत अच्छी बात की है। फिर वो मशीनरी है जिसके ऊपर हमने ऑपरेट करना है। ठीक है, वो ऐसा ही है कि जिस मशीन पे हम ऑपरेशन करते हैं ये सफेद मोतिये का, वो 20-25 लाख में भी आ जाती है, वो करोड़ रुपए में भी आती है। अच्छा। हाँ, अभी इस वक्त हमारे पास जो लाला मौसम में जो सरकारी मशीन पड़ी है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिस पे हम आंख के ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी ने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 करोड़ की मशीन लेके रखी है तो जाहिर है वो चार्ज भी उस हिसाब से ज्यादा, उसकी क्वालिटी क्या आप पे कर रहे हैं ना, वो ज्यादा हो जाएगी। अगर कोई सस्ती मशीन ली है तो वो कम पैसों में भी कर लेगा। ठीक है, फिर माइक्रोस्कोप्स हैं, बाकी मशीनरी है, हर सेटअप, हर चीज़ के उसमें जो है वो पैसे इंक्लूड हो जाते हैं और सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है ना, आप जो सिर्फ अच्छा लेंस है, लेंसेज में भी अब डिफरेंट कंपनीज हैं। अच्छा। ठीक है ना, कुछ कंपनीज नई होती हैं, वो ज़रा अपनी प्रोडक्ट को चाहती हैं कि हमारी ज़रा पब्लिसिटी हो, तो वो कम पैसों में लेंस फराहम कर देती हैं। कुछ जो एस्टेब्लिश कंपनियाँ हैं, पुरानी अमेरिकन कंपनी है, यूके की कंपनीज हैं, ठीक है, वो ज़रा महंगा लेंस होता है। ठीक है ना, उनकी एक एस्टेब्लिश, वो तो लेंस 3-3 लाख रुपए में भी कीमत उनकी जाती है। अच्छा। ठीक है, तो वो चीज़ उसमें फ़र्क क्वालिटी का है। ठीक है, वो जिस आदमी को जहाँ पे आपको क्वालिटी सूट करती है वो। अब आ जाए कि ये जो लेंस है लड़के और लड़कियां शौकिया तौर पे लगाते हैं ना, ये जब लगाते हैं क्या इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं या कोई इशू वाली बात नहीं होती? इस बारे में भी कुछ देखिए, साइड इफेक्ट अगर तो किसी को उसे प्रॉपर हैंडलिंग का पता हो कि कॉन्टैक्ट लेंस किस तरह लगाना है तो आमतौर पे मसला नहीं होता, आमतौर पे सेफ होते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने पेशेंट्स को अगर कोई मुझे पूछे तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाने को अवॉइड करें, क्योंकि खुदा ना पाकिस्तान में कोई इतनी बाहर सफाई सुथराई का माहौल नहीं होता। हाँ, जरा से भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी हैंडलिंग में कोई मसला हो जाए, वो जिंदगी में एक दफा आपके जो कॉर्निया पे इन्फेक्शन हो गई, वो सारी जिंदगी के लिए आपकी आंख का जो ना वो रोग बन जाएगा। ठीक है, और उसका बाद में कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकेगा प्रॉपर। वो एक चीज जो डैमेज हो गई वो डैमेज है, आपने उसके साथ गुजारा करना। इसलिए बेहतर है कि आप ऐनक लगाएं। लेकिन ऐनक इसके लिए एक आइडियल चीज़ है। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि वो ऐनक नहीं लगा सकते। हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ सर्जन है, वो ऑपरेशन करते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो हमारे ऐनक पे धुंध आ जाती है, हम ऑपरेशन नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे और भी बहुत से प्रोफेशन है जिसमें उन्हें ऐनक के साथ मसला आता है। ठीक है, उसका फिर आइडियल अल्टरनेट ये होता है कि अगर वो यंग एज है 20 साल, तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा लें, यानी कि लेजर ऑपरेशन से अपनी ऐनक रिमूव करा लें। अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तो वो करा लें, वो उनका अल्टरनेटिव सोल्यूशन है हमारे पास। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कभी कोई शादी ब्याह के मौके पे किसी इवेंट कोई है तो उसमें शौकिया 10-15 मिनट या 1 घंटा वो अंदर रहेगा जहाँ पे इवेंट हो रहा है, के साथ उसे इस्तेमाल करें तो डस्ट वगैरह से भी बच जाएगा। तो वो है, ज्यादा यूज बाहर निकलने के लिए ज्यादा यूज नहीं करने। अक्सर बंदा देखने में सेहतमंद होता है और उससे कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होती, लेकिन एक चीज़ होती है कि उसकी आंखों में ना
पानी आता रहता है, सुर्खी माइल भी रहती है, हल्की हल्की पेन भी रहती है, इसके पीछे क्या वजूहत होती हैं कि उसको कोई इतना इश्यू भी नहीं होता, ठीक है? या कुछ बंदे ड्राइव करते हैं बाइक पे, खास तौर पे गाड़ी पे तो जाहिर है वो रूम में ही होता है, ठीक है, तो बाइक पे करता है, वैसे उसकी आंखों को कोई प्रॉब्लम, जब वो बाइक पे करता है हवा पड़ती है तो वो पानी, ये 2-3 चीजें होती हैं, इनके बारे में भी कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि एक तो ये बताएं कि क्यों होती हैं, और दूसरा ये भी बताएं कि अगर जिन लोगों को होते हैं वो डॉक्टर को चेक कराएं या घर में कोई ऐसा नुस्खा हो जाए कि जिससे वो बेहतरी की तरफ हो जाए। देखिए आपने 3 चीजें बयान की हैं कि आंखों में पानी आता है, आंखों में सुर्खी हो जाती है और आंखों में हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो जाती है। ये तीनों अलग अलग अलामात हैं और इनकी तीनों की अलग अलग वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है? उसके लिए सबसे जरूरी जो बेसिक चीज है कि आपने कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। खुद से आमतौर पे होता है कि घर में कतरे, एक हमारे घरों में आमतौर पे जगह होती है, वहां पे हमने कतरे लेके रखे होते हैं और जब भी किसी को घर में कोई मसला होता है तो वो कतरे उठा के, और कुछ ना मिले अरके गुलाब लाजमी होता है, ये तो हम हर फ्रिज में पड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इंतहाई खतरनाक चीज है, आपको बताऊं, ठीक है ना? ये हमारी लोगों को शायद इतना ना इसके बारे में हो, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें हमेशा 2 चीजें मना करता हूँ कि जब आपको मसला हो, एक आपने सुरमा नहीं डालना और एक आपने अरके गुलाब नहीं डालना। अच्छा यार, ये बात वो मैं थोड़ी काट रहा, सुरमे के बारे में भी ने कुछ हमारे नाजरीन को बताइए कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, या ये इस्तेमाल करना चाहिए? ये बहुत ज्यादा हम लोगों में, बच्चा पैदा हुआ सुरमा डाल दिया, कोई बंदा रेगुलर भी इस्तेमाल करता है बचपन से लेके, या कुछ बंदों के जब पानी आता है तो वो कहते हैं जी डाल लें तो ये पानी रुक गया है या क्या, इस बारे में मीना को थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये आपने एक समझ लिया कि मेरी दुखती रग छेड़ दी है क्योंकि हम इसे रोज भुगत रहे होते हैं इस मसले। अच्छा, देखें होता क्या, हमारे घरों में जैसे ही बच्चा, कोई छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसकी आंख में सुरमा डालते हैं। अब होता क्या कि हमारे जो बच्चे छोटा जब पैदा होता है ना, हमारी एक आंसू की नाली होती है, आंख के साथ और नाक के साथ उसका कनेक्शन होता है, यानी कि जितने भी हमारे आंख के अंदर आंसू होते हैं वो नाक के अंदर ड्रेन करते हैं, ठीक है ना? जैसे आप देखें कोई बंदा रोता है तो उसका नाक बहना शुरू हो जाता है। हाँ, बेसिकली वो आंसू होते हैं जो नाक के अंदर आते हैं और ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? अब होता क्या है कि छोटे बच्चे की जो नाली होती है ना, बाज़ का वो सही खुली नहीं होती, वो सही बनी नहीं होती, अभी उसने टाइम लेना होता है थोड़ा पैदाइश के बाद। हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे वो पैदा हुआ उसकी आंख बड़ी करने के लिए उसमें सुरमा डाल दिया, जैसे ही वो सुरमा होता है बाज़ का वो उसका कीचड़ सा बन के वो उस नाली के अंदर जाके फंस जाता है, वो नाली ब्लॉक हो जाती है और वो मुस्तकिल इन्फेक्शन फिर उसे ले लेके फिरते रहते हैं और वो इन्फेक्शन चलती रहती है। और हम कोशिश हमारी फिर ये होती है कि हम 1 साल तक भी हमें वेट करना पड़ता है कि इसे मेडिसिन पे रखें, ताकि साल के बाद बाज़ वो ऑपरेशन के जरिए से नाली खोलनी पड़ती है। अच्छा, इसलिए पैदा होने वाले बच्चों को कभी भी आंखों में सुरमा नहीं डालना चाहिए आंख बड़ी करने के लिए, क्योंकि उससे आंखें बड़ी नहीं होती। ऐसी कोई साइंस नहीं है, ये लॉजिकल बात है, यानी कि ये वो हमारे चला आ रहा है तो वो लोग डाल लेते हैं और ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। ये तो हो गया बच्चों में ये कर लेते हैं। अब बड़ों में आपने अक्सर लोगों को रेडियो पे ऊपर भी सुरमे बेचते हुए देखा होगा, गाड़ियों में देते हैं, यहाँ बसों में, कि ये लगने वाला सुरमा, इससे आंखें साफ हो जाती हैं, धुल के साफ हो जाती हैं। एक मैंने 1-2 दफा ये भी देखा है, अब पंजाबी में बताइए, ये चिट्टा सुरमा है, जेड़ा चिट्टा मोती खत्म कर देता है, काला जी जिदे काला मोती है इस्तेमाल करे। तो ऐसी कोई साइंस नहीं है दुनिया में, किसी को नहीं पता ये बात, जो हमारे बसों में लोगों को पता है। क्योंकि होता क्या है कि जब वो जो चिट्टा सुरमा होता है ना, वो लगने वाला सुरमा, वो बेसिकली इरिटेंट होता है, कोई भी केमिकल जो आंख को इरिटेट करता है। जैसे ही वो आंख में डालते हैं आंख इरिटेट होती है, तो आंख अपने आप को सफाई करने के लिए बहुत ज्यादा आंसू पैदा करती है, पानी पैदा करती है, फटाफट ये वाश हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो लोग बड़ा खुश होते हैं कि आंखें साफ हो गई, हालांकि वो आंखें साफ नहीं हुई, वो जो हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन का सिस्टम होता है ना, वो सारा उसके साथ फ्लश आउट हो जाता है, वो बह जाता है, ठीक है। और जो लोग लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं ना रूटीन में, फिर वो एक एज आती है कि वो बुढ़ापे से बहुत पहले ही उनकी आंखें जो है वो कार्निया उनका डीजनरेट हो जाता है और वो मुस्तकिल एक धुंधला सा उन्हें व्यू रहता है और वो कभी मसला ठीक नहीं होता। वो आंखों में फिर सारा बुढ़ापा वो कंप्लेन करते रहते हैं कि आंखें रड़क होती है, वो होती रहती है। अभी आपने कहा ना, बिल्कुल उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आंखों में खारिश होती रहती है और वो दवाइयां पे डालते रहते हैं और सारी जिंदगी उन्हें उसी पे चलना पड़ता है। यानी जब वो डालते हैं तो वो डैमेज कर देते हैं इनको, जो ये होता है कि वक्ती तो हमें सुकून आता है, लेकिन इन फ्यूचर उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट फॉर लाइफ यही होता है कि वो जब मलते हैं या करते हैं, ऐसे चीज भी कोई नहीं होती और ये महसूस होता है कि कोई चीज है, ऐसा ही, वो यही वजह है मेरा। मैंने इसमें एक तीसरी चीज भी होती है कि कुछ लोग आंख में शहद डाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो समझते हैं कि कोई इस्लामी चीज़ है, कोई मजहबी चीज़ है, इसे डाल लेना चाहिए। हालांकि होता क्या है
कि बाज़ वक़्त शहद पड़ा होता है ना, उसके ऊपर एक फंगस की लेयर जम जाती है जो हमें आंख से नजर नहीं आती, फंगस होती है। हाँ। थोड़ा सा मसला वो आंख में शहद डाल लिया, अब वैसे वो मसला ठीक हो जाना था, लेकिन उस फंगस की वजह से बाज़ वक़्त फंगस इन्फेक्शन होती है और वो इतनी बुरी होती है कि वो फिर हमारे लिए आंख बचाना ही एक जो है ना चैलेंज बन जाता है कि बस आंख बच जाए, नज़र बचे ना बचे। वो इस कंडीशन में भी लोग मैंने जो है ना वो ट्रीट किए हैं कि इतने बुरे हालात होते हैं सिर्फ ज़रा सी गलती, घर में सुरमा डाल लिया, गुलाब का रख डाल लिया, शहद डाल लिया, ठीक है ना। ये अब अर्के गुलाब है, वो बेसिकली कोई चीज़ ही नहीं है, पानी है, कोई चीज़ नहीं है। आप अगर कभी अर्के गुलाब दुकान पे जहाँ किसी स्टोर पे पड़ा होगा देखेंगे ना, उसमें उसकी डब्बी के साथ अर्के गुलाब की शीशी पड़ी होगी, उसके ऊपर लिखा होगा कब्ज़ के लिए। दूसरी वही शीशी अर्के गुलाब की है, वो आंखों के लिए। क्या इसमें कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जिससे ये काम करता है कि सारी बीमारियां अर्के गुलाब से ठीक हो जा रही है? ठीक है, दुनिया में इतनी रिसर्च हो रही है इस पे, दुनिया इतनी आगे निकल गई है और हम अभी तक उसी में ही फंसे हुए हैं कि हम वो लहसुन और प्याज से कोरोना का इलाज कर रहे हैं। वजह कि क्या आंखें किसी दूसरे शख्स को अतिया की जा सकती हैं, और क्या ये दूसरे शख्स को लगाई जाए तो वो सही देख सकता है? इसके बारे में कुछ बताइएगा। भी कंफ्यूजन है। अक्सर वो पेशेंट जिनकी आंख खराब हो जाती है, जिसके लिए हम मुस्तकिल हम समझते हैं कि उन्हें जवाब हो जाता है कि अब नज़र की बेहतरी का कोई अलामत नहीं है, तो हम इससे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि क्या ये डोनेशन भी की जा सकती है। बेसिकली वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद पूरी आंख जो है ना वो एक बंदे से निकाल के दूसरे बंदे को लगा दी जाती है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जो बंदे आंख डोनेट करते हैं वो सिर्फ जो आंख का आगे शफाफ हिस्सा जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, सिर्फ ये डोनेट होता है। अच्छा, मुकम्मल आंख नहीं होती, ठीक है ना। अगर फ्रंट बिल्कुल सिर्फ एक हिस्सा है जो कॉर्निया का, जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाती है कि एक बंदे का उतारा जाता है और अगर किसी को डिजीज हो तो विद इन एक स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर वो दूसरे शख्स को लगाई जाती है, ठीक है ना, ताकि अगर उसकी आंख एक का कॉर्निया खराब है तो चलो वो रिप्लेस हो जाए। इसके अलावा आंख का कोई पोर्शन, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम रिप्लेस करके दूसरे बंदे को लगा दें तो वो ठीक हो जाए। जो आंख के ट्रांसप्लांट है वो सिर्फ कॉर्निया की हद तक है। कोई ऐसा तरीकाकार भी है कि एक बंदा ऐनक यूज करता है, ठीक है, तो उससे छुटकारा हो सके, कोई लेंस वगैरह या शुआएं वगैरह या कोई ऐसा तरीका है इस बारे में जो लोग लगाते हैं लेंस? और ये भी बताइएगा कि ये कितने नंबर तक, अगर आपकी नज़र वीक है तो वो शुआओं से ठीक हो सकती है या वो उसमें लेंस लगा के, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, एक तो है लेंस, जैसे सफेद मोती है कि लेंस का प्रोसीजर होता है, वो एक और चीज़ है। ये जो आप पूछना चाह रहे हैं इसे हम कहते हैं ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम ऐनक उतारने के लिए लेजर सर्जरी करते हैं जिससे ऐनक उतर जाती है। ठीक, इसमें अब मुख्तलिफ टाइप्स हैं सर्जरीज की। वो हम जब पेशेंट का मुआयना करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं कि वो हमारी एक लिमिटेड फ्रेम के अंदर है कि हमने फैसला करना होता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर करना भी है कि नहीं करना। ठीक है, ठीक है, कोई अगर तो किसी बंदे की आंख में कोई बीमारी ना हो, ठीक है, और उसकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल के दरमियान हो और उसका नंबर जो है वो 10 से या 11 से कम हो, और उसकी फिर हम टेस्ट करते हैं और अगर आंख उसके उन टेस्ट के हिसाब से एलिजिबल हो तो फिर ऐनक को उतारा जा सकता है। और 20 साल के बाद आप जब भी सर्जरी कराएंगे 40 साल की एज तक दोबारा ऐनक की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, 40 साल के बाद जब वो नज़दीक का मसला आना शुरू होता है तो नज़दीक के लिए ऐनक लगती है, यानी दूर का क्लियर हो सकता है। हाँ, नज़दीक तो 40 साल के बाद वो तो एज का प्रोसेस है, वो तो होना ही होना है। आंखों की आम कॉमन बीमारियां ये ज्यादा कौन सी होती हैं, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, जो रूटीन में हमारे पास जो केस आते हैं ना, ओपीडी में पेशेंट आ रहे होते हैं, वो तो आमतौर पे ही कि नज़र कमज़ोर है और ऐनक लगाने के लिए वो आ रहे होते हैं। ऐनक से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोगों का वो मसला ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत कॉमन है। ठीक है, कि कोई कि गंदा हाथ लग जाए, कोई गंदी चीज़ आंखों में डस्ट पड़ गई, इन्फेक्शन हो गई, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर जब एज ज़्यादा हो और अगर शुगर हो, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला जो चैलेंज इस वक्त चल रहा है कि शुगर की वजह से हम लोगों की आंखों के पर्दे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो। अगर वो शुगर कंट्रोल ना करें तो एक टाइम आता है कि उसका फिर जो इलाज है वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत महंगा है। और जो शुगर तो हर बंदे को है, हर चौथे पांचवें बंदे को पाकिस्तान में शुगर है, और जिन लोगों को शुगर है उनमें हर चौथे पांचवें बंदे को आंख के पर्दे का मसला है, इशू है। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर वो प्रॉपर चेकअप कराए तो इसे किसी हद तक रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो केयर ना करें तो एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर वो मामला कंट्रोल, आंख का पर्दा एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो उससे फिर दोबारा हम क्रिएट तो नहीं कर सकते। इसलिए इसे टाइम पे जो है ना इन चीज़ों को चेक करना चाहिए कि अगर किसी बंदे को शुगर है और उसकी शुगर को 5 साल हो चुके हैं, अब उसे हर साल आंखों के पर्दे का मुआयना लाजमी कराना चाहिए, ताकि किसी भी मौके पे अगर वो आंख के पर्दे में कोई नुकसान, डैमेज स्टार्ट हो तो उसे वहीं पर रोका जा सके, ना कि वो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए और तब हमें पता चले। आमतौर पे होता है कि लोग इग्नोर करते हैं और जब वो एडवांस स्टेज पे डिजीज चली जाती है तो फिर बातें
फाइनेंशियल इशू तो बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मसला है कि हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा मसला कम इल्मी भी है। ठीक है ना, हुकूमतों का काम है कि वो जो क्वैकरी और तायत है जिस सतह पे भी हो रही है उसे रोके, लेकिन हमारे मुआशरे में जो कि हर डॉक्टर के अलावा हर बंदा डॉक्टर है। ठीक है ना, हकीकत है। पाकिस्तानी कौम के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये जहाँ मरीज देखते हैं वहाँ डॉक्टर बन जाते हैं और जहाँ डॉक्टर देखते हैं वहाँ मरीज बन जाते हैं। ये बिल्कुल मैंने अपने क्लिनिक में बैठा देखा कि जब पेशेंट बाहर वेट कर रहे होते हैं ना, मैं अंदर मरीज देख रहा हूँ बाहर वेट कर रहे हैं, तो इस दौरान वो एक दूसरे का इलाज शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को अपना मसला बताएंगे और अपना हो सकता है जब आपने नंबर लगाए हो तो वो शाम तक ये हो कि आज मैंने अपने क्लिनिक पे जो मेरा असिस्टेंट है वो बता रहा है डॉक्टर साहब आज हमारे पास 30 पेशेंट है, तो जब आप फाइनल देखें तो 5 आपस में बात करके भाग, ऐसा ही है वो आपस में एक दूसरे को अच्छा है मसला से चलो फिर चल यार कर लेने, वो ऐसे एक दूसरे को मसला बता के, ये बहुत बड़ी मतलब हमारी एक आदत का हिस्सा बन चुका है ये क्वैकरी जो है ना, ये हमारी हड्डियों में बैठ चुकी है। आपने काला मोतिया की बात की, काला मोतिया और जो सफेद मोतिया इनका ऑपरेशन की क्या स्टेज होती है, कब करवाना चाहिए और ऑपरेशन करवाने के बाद कितना अरसा इसकी एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन। ये दो बातें, सफेद मोतिया और काला मोतिया ये आपस में दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, आपने ये नहीं सोचना कि ये सफेद है तो ये सफेद रंग की चीज होती है और ये काला है तो काले रंग की चीज होती है, या एक ही ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल बीमारियां अलग अलग हैं। सफेद मोतिया असल में हमारा जो आंख के अंदर कुदरती लेंस होता है, इसके धुंधला हो जाने को हम सफेद मोतिया कहते हैं। कि धुंधला हो गया, आंख के अंदर रोशनी नहीं जा रही, वो पर्दे तक नहीं पहुंच रही तो नजर नहीं आ रहा, ये है सफेद मोतिया। जबकि काला मोतिया जो है वो हमारा आंख का जो दिमाग के साथ कनेक्शन है, ठीक है, इस कनेक्शन के कमजोर हो जाने को काला मोतिया कहते हैं। जब आंख के अंदर प्रेशर अगर बढ़ जाए या किसी वजह से और वो कनेक्शन जो है पिछला वो कमजोर होना शुरू हो जाए, ये काला मोतिया। लिहाजा इन दोनों का ट्रीटमेंट और बिल्कुल मुख्तलिफ। यहाँ तक तो हो गई एक बात। इसका दूसरा पोर्शन अब आप मुझे बताएं कि अगला सवाल आपका क्या था। अगला ये है कि ऑपरेशन होता है, ये दोनों एक ही टाइम पे आते हैं या इनका पहले काला आता है फिर वाइट आता है? इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है कि ये पहला, कुछ लोगों में इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और अगर इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे ऑपरेशन हो जाता है। आमतौर पे इकट्ठे भी किया जा सकता है, ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस मरीज में दोनों इकट्ठे करने हैं और किस मरीज में जो है ना वो अलग अलग करने हैं। ये ज्यादा किस एज में आ जाता है, यानी कि इस बारे में भी कुछ बताइएगा कि इस एज में ये स्टार्ट हो जाता है या इसके पीछे भी वही बात पहले वाली आ गई कि आप वो जाते हैं किसी आम बंदे के पास वो ड्रापर, उसकी वजह से भी ये जल्दी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सफेद मोती की तल्लुक है, इसका एज के साथ बज़ाहिर खुद कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा पैदाइशी तौर पे पैदा होता है और पैदाइशी मोती होता है। बिल्कुल, मैंने डॉक्टर साहब कुछ बच्चे देखे, अभी तो लेंस डलवा रहे हैं ना, जो मैं दौर की बात कर रहा हूँ, ये 2005-6 की, आज से पहले 15-20 साल पहले। वो पता है जब आंख बनवाते थे तो दूर के लिए 10 नंबर लगता था, तो नजदीक के लिए 12 या 13 नंबर लगता, तो वो मोटे शीशे। देखिए, वो बहुत पुरानी बात होगी। अब वो ऑपरेशन समझ लें कि जदीद मेडिकल साइंस में वो ऑपरेशन मतरूक हो चुका है। हमारे किसी जमाने में होता था कि वो किसी को बंदे को सफेद मोतिया होता था तो वो मोतिया पकने का इंतजार करते थे। ये भी मोतिया पकेगा तो फिर ऑपरेशन कराएंगे। बिल्कुल। तो जब वो मोतिया पकता था तो वो सारा लेंस जो है ना वो सब कुछ निकाल देते थे और उसके बाद वो दूर की 10 नंबर की ऐनक लग जाती थी और उससे कुछ ना कुछ नजर आता रहता था। लेकिन अब वो चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब होता क्या है कि किस एज में, जब फर्ज करें 40 साल के बाद किसी बंदे को सफेद मोतिया बनने का आगाज हुआ है और वो ऐनक के साथ उसका गुजारा हो रहा है, जो भी उसकी रूटीन एक्टिविटी है, वो दूर भी सही देख लेता है, वो नजदीक का पढ़ लेता है, जब तक उसे कोई डेली लाइफ में मसला नहीं आ रहा, उसे ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, यानी कि जब तक पेशेंट खुद फैसला कर सकता है कि उसे कब करवाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस पोजीशन में कोई डॉक्टर उसको कहता है तो उसे नहीं कराना चाहिए। उसे कोई डॉक्टर ये कहेगा ही नहीं, जब ऐनक से उसे नजर आ रहा है तो नहीं कहेगा। अच्छा। लेकिन जब उसे लगे कि अब मेरी एक्टिविटी में, रूटीन एक्टिविटी में मुझे मसला आना शुरू, मेरे से ड्राइविंग नहीं करनी होती, मुझे किताब ऐनक नजर ही नहीं आता कुछ, तो जब ये मसला स्टार्ट हो तो फिर उस पर जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन कराना है। उसमें वो पहले वाली बात नहीं कि मोतिया पकने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जितना मोतिया आप पकाते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा होता जाएगा। ठीक है ना। ये दरमियान में एक विंडो पीरियड है, इसके अंदर अंदर आपने ऑपरेट करवा लेना है ताकि उसे बेहतर तरीके से ऑपरेट, क्योंकि उसमें जो लेंसेज हैं उसमें एक टाइप्स होती है, जैसे हम कहते हैं जदीद जो फोल्डेबल लेंस है, कि जितना हमारा पेंसिल का एक सिक्का होता है ना, सिर्फ इतने एक सुराख से हम आंख के अंदर लेंस डालते हैं और आंख के अंदर जाके वो ओपन हो जाता है, यानी कि वो फोल्ड करके डालते हैं और आंख के अंदर ओपन हो जाता है।
लेकिन अगर मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाए और उसके लिए शुआएं लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, तो फिर हमें ओल्ड टेक्निक से ऑपरेशन करना पड़ता है कि पूरा लेंस जो है वो बाहर निकालना पड़ता है और बड़ा चीरा लगा के जो रिजिड लेंस है वो डालना पड़ता है। ठीक हो गया। इसलिए हमें ऑपरेशन सफेद मोती का ऑपरेशन कराने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए कि मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाए। यानी ये नहीं पुरानी रूटीन है जी, नहीं। पक जाए तो फिर ही करवाना है। नहीं। जब आपको मसला आना शुरू हो गया ना, जो एनक से उसको- रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो अब ये टाइम है कि ऑपरेट करवा लें। आजकल जो शुआओं की ट्रीटमेंट का चल रहा है, ये लगाते हैं शुआएं वो करने के लिए, इसके बारे में कुछ बताएं कि वो जो तरीकाकार है या इलाज है वो बेस्ट है आजकल के दौर में? अगर तो आप एनक उतारने वाली शुआओं की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो वो तो मैंने कहा कि यंग एज में आमतौर पे फीमेल प्रेफर करती हैं। अब अच्छा, हमारे माशरे में ये भी एक बड़ा मसला है कि मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई भी फीमेल 20, 22, 23 साल की होती है ना, अच्छा। उसकी शादी के लिए जब बात चलती है, बिल्कुल। तो बाकायदा बताया जाता है कि कुड़ी में एनक लगी हुई है, और ये एक बाकायदा एक नुक्स के तौर पे बयान किया जाता हकीकत है। है। हालांकि एनक लगना ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई नुक्स नहीं है, ठीक है। ये तो एक स्ट्रक्चर जो है, वेरिएशन है, जिसे आप कुदरत एनक की लगाने तरफ से से भी होता है कंप्लीट ना। कर लेते हैं, ये तो ये कोई मसला है ही नहीं। तो हम्म। इसलिए बहुत सारी लड़कियां जो बड़ी नर्वस होती हैं, उनका दिल होता है कि हम शादी से पहले जो ना इसका ऑपरेशन करा लें, एनक उतर जाए, ठीक ठीक है। है। तो अगर तो मतलब इसको एक तरफ रखते हुए, तो ये आइडियल एज होती है 20 से 23, 25 साल के इसको एनक रिमूव करा लीजिए, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब तक 40 साल के बाद तक आपको नज़दीक की एनक नहीं लगती, तो आपको 15-20 साल जो है वो एनक के बगैर लाइफ के मिल जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी जो आपकी एक एनक बहुत बड़ी मजबूरी होती है, जिन लोगों को एनक लगी हो ना, अगर -3-4 का नंबर हो, एनक के बगैर उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, और एनक उनकी मजबूरी के सुबह उठते हैं सबसे पहले अपनी एनक ढूंढते हैं और फिर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से जब उनकी जान छूट जाती है ना, तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि उनकी रूटीन की बाकी एक्टिविटीज भी बहुत बेहतर हो जाती है, बेहतर हो तो इस लिहाज से। और ये बड़ा सेफ प्रोसीजर है। अब तो लेटेस्ट जो है ना, ये सेफेस्ट प्रोसीजर में से हम शुमार करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, हाँ बिल्कुल। इससे 10 से 15 मिनट में ये आपकी ऐनक उतर जाती है, और ठीक है। बिल्कुल मामूली सी कोई पेन नहीं होती, थोड़ी सी पेन होती है, और उसके बाद ये 2-3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यानी मकसद ये है कि करवा लेना चाहिए, कोई इशू वाली बात बेहतर यही है कि अगर किसी को मसला आ रहा है और वो ऐनक के साथ, तो उसे करवा लेना चाहिए। उसे करवा ले। अब लास्ट पे सीजन आ रहा है, आगे गर्मियाँ आ रही है, इस बारे में कुछ हमारे नाजरीन को आंखों के हवाले से बताएं कि वो कौन कौन सी ऐसी हफाजती एहतियाती तदाबीर करें कि जिससे वो जो मुख्तलिफ बीमारियाँ गर्मियों में होती हैं इनसे बच सके। ये भी लास्ट पे ना हमारे नाजरीन को कुछ बताइएगा। अच्छा, इसमें यह है कि आंखों की केयर के हवाले से कुछ भी आपको स्पेशल करने की जरूरत नहीं है अगर आपको मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे ही, जैसे मैंने आपने कहा ना कि अर्के गुलाब डालना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर ठीक है तब भी डाल ली। हाँ, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इससे कोई बात होता है ना कि मैंने फलां खतरे डाले, आंखों में हाँ, चमक आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक ठीक है ना। सिंपल, आपने पानी ज्यादा पीना है, और अगर बाइक पे कोई ट्रैवल करता है तो ऐनक लगा के ट्रैवल ग्लासेस लगा करें, ठीक है। हाँ, ठीक। और अगर छोटा बच्चा है कोई और उसे कोई एलर्जी का मसला हो, तो उसे फौरन चेक करवाएं, क्योंकि ये वो एज है कि अगर एलर्जी ज्यादा अरसे के लिए है, तो बाज़ औक़ात वो आंखें मल के ना नजर कमजोर हो जाती है, और उस वजह से जो नजर कमजोर होती है ये दोबारा कभी बहाल नहीं होती। फार लाइफ वो चलता हाँ, वो रहता फार है, लाइफ वो वो चलता आप वाली बात। तो वो बच्चों को चेक कराना चाहिए। अदरवाइज रूटीन में ऐसी कोई एक्स्ट्रा केयर करने की बाकी जो वो दोबारा बात कर रहा हूँ सुरमे वाली, हाँ, ठीक है, वो नहीं यूज करना हाँ। चाहिए, उसमें कोई फायदा नहीं, कोई आंखें बड़ी नहीं करता। जो आप बता रहे हैं कि कोई नहीं है, उसमें जो बातें हैं ना ये बनी हुई हैं, वो हम रूटीन पे चले आ रही है उसी के पीछे। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, जब आप किसी को सुरमे से मना करते हैं तो अगला कहता है कि डॉक्टर साहब ये सुन्नत रसूल है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर हर बंदे को ये समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि हदीस के अंदर जिस सुरमे का जिक्र था उसका नाम है इसमद सुरमा। बेसिकली वो क्या था कि वो एक दांत है जिसे वो पीस के तो वो इस्तेमाल किया करते थे। अब वो दांत, बेसिकली वो दांत क्या है कि यही जो चीज़ें आजकल हम मल्टीविटामिन के तौर पे मुस्लिम मिनरल्स यूज़ करते हैं, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, ये चीज़ें वो उनकी वो चीज़ होती है, वो अगर आंख में डाल भी लिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो वो एक हमारी समझ लें कि एक बॉडी की एक जरूरत पूरी हो जाती थी, उससे जरा जो आंखों की कमजोरी है वो जरा दूर हो गई, तो थोड़ा बेहतरी उस दौर में अंदर यही था कि बेहतरी आ जाती थी। ज़ाहिर है उस वक्त ये न्यू तो टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल उस दौर में जितना पॉसिबल था वो यही था। अब होता क्या है कि आज के दौर में अब वो चीज़ कहीं नहीं पाई जाती। उसका नाम जरूर, अगर आप उम्रा करने जाए ना तो वो मक्का मदीना में बाहर बिल्कुल 2-2 रियाल का वो सुरमा लगा होता है, ये सारा चाइना से आता है, और ये सारा इसमें लेड होता है, ठीक है ना। जो हम ये सिक्का होता है हमारी पेंसिल का, ये सारा यही पीसा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कॉस्मेटिक एक चीज़ है, ठीक है ना। इसका कोई बॉडी को फ़ायदा नहीं है, ये हमारी जिस्म में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, इससे कोई नज़र बेहतर नहीं होती, इससे बिल्कुल आंखें बड़ी नहीं होती,
ठीक है, और ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, ना इससे इन्फेक्शन खत्म होती है ना कुछ, ठीक है। और लोग इसे कॉस्मेटिकली लगाते हैं, होता है कि पहले किसी को इन्फेक्शन हुई, उसने सुरमा डाल लिया, अब वो इन्फेक्शन के साथ वो मजीद आंख में सुरमा अंदर जाके जम गया, ठीक है, और मसला बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए इस सुरमे को हाँ खवातीन लगाएं, किसी मौके पे कोई मेकअप के लिए इस्तेमाल करें, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर कोई मसला कोई बीमारी हो गई है तो ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, और ना ही आपने डालना। सब एक बंदा इतना नॉलेज भी नहीं रखता, उसकी तालीम भी कम है, ठीक है, और इतना मेडिकल को जानता भी नहीं है, तो वो अगर लेंस डलवाना चाहता है तो कैसे फैसला करेगा, या किस तरह उसको पता चलेगा कि फलां लेंस जो है वो उसके लिए बेस्ट है? इस बारे में भी ना कुछ हमारे नाजरीन को बताइएगा। तो ये भी आपने ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये पेशेंट, हर पेशेंट हमसे पूछता है, और वो उस कम टाइम में ना ये पूरी बात समझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि तुम कौन सा लेंस लगवाओ। बेसिकली होता है कि जब भी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं ना आंखों के ऑपरेशन के लिए, तो उनने 3-4 ना कैटेगरीज बनाई होती हैं कि ये लेंस, मतलब जो मरीज को आसानी से बात समझ आ जाए, ठीक है। आमतौर पर कहते हैं जी ये यूके का है, ये अमेरिकन है, ये जर्मन है, इस तरह करके वो बात हम समझा लेते हैं उनको, ठीक है। या बात को ऐसा होता है कि वो कहते हैं यार ये 20,000 में ऑपरेशन होगा, ये 50,000 में होगा, ये 1 लाख में होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आम आदमी उसमें फैसला करता है कि ये 3 लेंस की कैटेगरी है, मैंने इसमें से कौन सा डलवाना है, ठीक है। इसके लिए जो मैंने सादा सा असूल रखा हुआ है ना पेशेंट के हिसाब से, मैं उसे बता, हाँ, क्योंकि अगर पेशेंट वो ज्यादा उतना पढ़ा लिखा नहीं, उसे मैं बात नहीं समझा सकता। मैं कहता हूँ यार अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तुमने तो वही डलवाना है जो सबसे सस्ता है, तो आराम से डलवा लो, कोई मसला नहीं। और अगर आपको अल्लाह ताला ने बहुत पैसे दिए हैं और आपको कोई रिज़्क के मामले में अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, तो आपको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो सबसे अच्छा है वो डलवा लें, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल बातें तो वो तो फिर 5 साल MBBS करना लग जाएंगे अगर वो समझाने लग जाए। बाकी दूसरी बात एक और है, ये तो आगे फिर आप पे डिपेंड है ना, हाँ, कि क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं ही चला जाता, मैं डॉक्टर साहब कौन सा, आप कहते हैं यार अच्छा डलवा ले, अच्छे की पेमेंट लेके, तो नॉर्मल भी कुछ बंदे ऐसा भी करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अगर कोई डॉक्टर अच्छा है तो जो पेमेंट लेगा तो उस हिसाब से आमतौर पे वही इजी हो जाता है। अच्छा, अब ये 2 तो हो गया, बड़ा आसानी से फैसला हो गया। अब होता है कि जो आमतौर में मिडिल क्लास आदमी है, वो उसके पास 2-3 ऑप्शन होती है। वो कहता है एक तो 20,000 है, 1 लाख के दरमियान में जो 40,000, 50,000, 60,000 ना, वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है यार ये जो 2-3 में फर्क है, मुझे कौन सा डलवाना चाहिए, मैं क्या करूँ। उसके लिए ये फैसला करना है, क्योंकि उसके लिए वो 10-20,000 का डिफरेंस भी जो मान ही रखता है, ठीक है। तो वो उसमें कंफ्यूज होता है कि यार मैं अगर अच्छा डलवा लूँ तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन अच्छा हो जाएगा, अगर मैं थोड़े से पैसे कम कर लूँ तो शायद ये ना हो कि क्वालिटी कम हो जाए, पैसे बचा, तो कंफ्यूज हो जाता है। इसमें हम कुछ चीजें होती हैं जो एज ए डॉक्टर मैं देखता हूँ, ठीक है, कि मुझे इसमें से क्या चूज करना है पेशेंट के लिए। देखें, अगर 40, 50 और 60,000 3 हमारे पास ऑप्शन हो, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ कि पेशेंट की एज क्या है, ठीक है ना। अगर तो वो यंग पेशेंट है, मतलब 30-40 साल की अगर उसकी एज है, 45 साल की, तो अभी उसके पास एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी ज्यादा है, तो जाहिर बात है उसमें मैं कहूँगा यार तुम 60,000 वाला डलवा लो, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेड लाइफ ज्यादा है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी। एक बुजुर्ग है, वो 80 साल एज है, ठीक है ना। तो अब एक्सपेक्टेड लाइफ, या उन्होंने कौन सा को बाहर जाके कोई बड़े काम करने हैं और वो हार्ड वर्क करना है, या बड़ी एक्टिविटी, उन्हें कोई गाड़ी ड्राइव करनी है, ठीक है, उसमें मैं कहूँगा कि आप थोड़ा नीचे आ जाए, आप कम पैसे वाला डलवा लें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेंस में, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर थोड़ा बहुत भी फर्क है तो चलें आप इसको प्रेफर करें। आप वो ये करते हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है, और बड़ी पॉजिटिव सोच है आपकी कि एक एजेड बंदा है, ऐसा ही उसका ये है थोड़ा नॉर्मल भी चल जाए ना तो वो चल जाता है। एक यंग है, उसके आप कहते हैं कि 40 देने, यार 50 दे लो, 60 दे लो, ऐसा ही यानी कि इस तरह करके। फिर इसमें ये भी है कि अगर किसी को कोई बीमारी है आंख के पर्दे की, अब एक बंदे का आंख का पर्दा ही कमजोर है, मुझे पता है कि मैं ऑपरेशन करूंगा भी तो इसकी नजर में वो 6x6 नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ कमजोरी रह जाएगी, क्योंकि पीछे पर्दा ही कमजोर है। तो जब पर्दा ही कमजोर है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं कहूँ यार तुम लाख वाला डलवाओ, मुझे पता है कि उससे उतना फर्क उसे नहीं पड़ना, तो मैं कहूँगा कि यार तुम कम पैसे वाला डलवा, क्योंकि तुम्हारा काम चल जाएगा इससे, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदे का पर्दा पीछे बिल्कुल ठीक है और मुझे पता है कि इसकी नज़र बहुत अच्छी हो सकती है, तो मैं तो उसे सस्ते का मशवरा नहीं दूंगा, मैं कहूँगा यार तुम एक दफ़ा अच्छा डलवा लो ताकि तुम्हें नज़र अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारी बेहतर हो जाए। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हर बंदे में डिफरेंट होती हैं, जो मैं अपने पेशेंट को गाइड करता हूँ कि आप, मेरा ख्याल है ये जो आपने तरीका रखा हुआ है ना, ये बड़ा इजी है, बिल्कुल हर बंदे को पता समझ भी आ जाती है बात की। और बाकी डॉक्टर हज़रात भी, मैं कहता हूँ जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं या वो देख रहे हैं, उनका जो भी शोबा है किसी हवाले से, सारे डॉक्टर ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो वो क्लियर बता दें। ये जरूर होता है कि हम पेशेंट को समझा नहीं पाते। अब जाहिर बात है बंदा रोज के 50-60 पेशेंट देख रहा है, तो इतनी लंबी बात हर मरीज को समझाई नहीं जा सकती। ठीक हो गया। अब आ जाए थोड़ा जाती लाइफ की तरफ। मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह।
लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? दो मेरे, एक बेटा एक बेटी है। कितनी एज है? अभी बेटा 5 साल का है और बेटी है अभी 1.5 साल की। फ्यूचर में कोई प्रोग्राम है कि उनमें से भी एक या दोनों मेडिकल की तरफ ही हैं, या उनकी चॉइस पे छोड़ ये दें? बच्चों की चॉइस है, वो जिंदगी में जो करना चाहें, जो बनना चाहें। आपका बचपन जो है वो बचपन में शरीफ बच्चों में शुमार होता था या कि शरारती में? देखिए, हमारा जो बचपन था ना, अगर आप भी अपना बचपन याद करें और हमारा बचपन था, मैं समझता हूँ कि हमारा बचपन सबका ही शरारती था और बड़ा अच्छा बचपन था। हाँ, वो लोग जो 80 और 90 की दहाई में पैदा हुए हैं ना, इनका बचपन, इन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ देखा है। बिल्कुल। और सारा जो एक देहाती जिंदगी के अंदर ना, अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने गुड़ियां भी उड़ाई हैं, अच्छा। मैंने गली मोहल्ले में बंटे भी खेले हैं, अच्छा। मैंने हर वो काम किया है जो जिसे माँ बाप मना करते थे। हाँ, और वो किया है। शरारतें भी की हैं। हर काम किया है, ठीक है। और अगर उसको हम कंपेयर करें आज अपने बच्चों के साथ, तो मेरा हाल है हमने अपने बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती की। हमने उन्हें सारी गेम्स उनसे छीन के, सारे खेलने छीन के, हमने उनके हाथ में एक मोबाइल दे दिया और वो सारा दिन उस मोबाइल पे, वो उनका आंखों का नुकसान है, उनकी सेहत का नुकसान है, वो उनकी सोशल एक्टिविटी का नुकसान है, स्टडी का बहुत ज्यादा। हाँ। तो मकसद है कि बचपन जो गुजरा, हर एक्टिविटी आप में थी। ऐसे ही। अब आ जाए कि आप डॉक्टर हैं, आई के हैं, तो अगर बाई द वे डॉक्टर उमर आज डॉक्टर ना होते तो सेकंड ऑप्शन क्या था? अच्छा, मैं सही बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ना कभी सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि अगर मैं डॉक्टर ना बन सका तो मैं क्या बनूं। क्योंकि वालिद साहब को देखा था, हम 3 भाई हैं माशाल्लाह, हम 3 डॉक्टर हैं। अच्छा। ठीक है, मेरे से छोटे हैं वो यूके होते हैं, सर्जन हैं, उससे छोटे हैं वो आर्मी में डॉक्टर हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम हमारे घर में इसका concept नहीं था। हालांकि होना चाहिए एक प्लान बी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं था। डॉक्टर साहब, यकीन करें, आपसे बातें की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे जहन में नहीं थी या मुझे पहले उसका नॉलेज नहीं था, आप आए, आपने बताया, और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका मुझे अभी इस प्रोग्राम की वसासत से पता चला कि ये साइड इफेक्ट हैं, ये मसाइल हैं, किस तरह आंखों को की केयर करनी चाहिए, कब ऑपरेशन कर, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनका मुझे आपके आने की वजह से पता चला। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा। और मैं आपका एक दफा फिर बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें बोलने का। ये क्योंकि इतनी बातें हम पेशेंट को नहीं समझा सकते, हर पेशेंट टाइम नहीं मुश्किल हो जाता। तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।